हेलो एवरीवन। करंट अफेयर्स थ्रू एमसीक्यू की सीरीज में 12 सितंबर पे हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर करंट अफेयर्स के जो एमसीक्यूज हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। और शुरुआत करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो न्यूज़पेपर में अपीयर हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक ट्राइलेटरल डायलॉग के बारे में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देन एक सर्वे एनएसओ सर्वे के बारे में देखेंगे, उसकी फाइंडिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। देन प्रोजेक्ट 17A को देखेंगे, गोल्डन एरोज के बारे में डिस्कस करेंगे, ईस्ट 2.0 के ऊपर 2 क्वेश्चन है। देन किसान रेल को डिस्कस करेंगे, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट को डिस्कस करते हुए एक पर्सनैलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे और फाइनली सब कुछ रिवाइज करने वाले हैं हम। जो मार्किंग स्कीम है आप जानते हैं, आपको 6 या 6 से ज्यादा क्वेश्चन जो है उसे करेक्ट करना है। 6 क्वेश्चन से कम अगर क्वेश्चन आपके करेक्ट होते हैं तो उसे 1 घंटे के अंदर दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा। और जो एक्सप्लेनेशन होती है उसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज एक्सप्लेनेशन में ही बेसिकली आपके सारा जो क्रक्स होता है वो दिया होता है और जो आपको एग्जाम के अंदर भी, यूपीएससी के अंदर भी जो क्वेश्चंस होंगे उनको सोल्व करने में हेल्प करेगा। 6 या 6 से ज्यादा क्वेश्चन अगर आपके ठीक है तो 24 आवर्स में आप एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि रिविजन जो है एमसीक्यूज हो या कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, जितने भी नोट्स आप बना रहे हैं, उसकी रिविजन जो होती है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि ट्राइलेटरल डायलॉग के बारे में है। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री या कंट्रीज इज और आर इन्वॉल्वड इन इंडो पैसिफिक ट्राइलेटरल डायलॉग। तो इंडो पैसिफिक ट्राइलेटरल डायलॉग के बारे में कौन सी कंट्री जो है इसके अंदर इन्वॉल्व है? क्या इंडिया इसके अंदर इन्वॉल्व है? व्हाट अबाउट यूनाइटेड स्टेट्स, जापान? सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए देखिए, इंडो पैसिफिक है तो इंडिया तो यहां पे होगी ही होगी, तो पहली स्टेटमेंट तो काफी, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको, और डी को आप एलिमिनेट कर पाएंगे। अब बात आती है पैसिफिक रीजन की कौन सी कंट्रीज होंगी जो इन्वॉल्व होगी, जो रिसेंटली ये ट्राइलेटरल डायलॉग की बात करी गई है, जो आप न्यूज में डेफिनेटली, अगर आप राज्यसभा लोकसभा देखते हैं, नहीं देखते तो देखना शुरू कर दीजिए, वहां पर आपने डेफिनेटली इसके बारे में जरूर देखा होगा, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें जरूर पढ़ा होगा। तो कौन सी 2 और कंट्रीज इसके अंदर है? तो इंडिया के साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स और जापान नहीं है। तो यहां पे जो 2 कंट्रीज ने पैसिफिक रीजन के अंदर इंटरेस्ट दिखाया है वो है ऑस्ट्रेलिया और दूसरी कंट्री है फ्रांस। तो ऑस्ट्रेलिया फ्रांस ने फर्स्ट टाइम ये एक ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क में इंडिया के साथ आए हैं। यहां पर 3 साइड्स ने अग्री किया है कि वो एक डायलॉग करेंगे एनुअल बेसिस पे। तो अब एनुअल बेसिस पे ये डायलॉग जो है ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और इंडिया करेंगे। यहां पे हमारा आंसर जो होगा वो होगा ए, क्योंकि देख के ऐसा लग रहा था कि जापान और यूनाइटेड स्टेट्स इस डायलॉग में होने चाहिए, बट यहां पर जो 2 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं वो है ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस। ध्यान रखिएगा इसके बारे में। ऑलरेडी अगर बात करी जाए इन दोनों कंट्रीज के साथ इंडिया के लॉजिस्टिक्स अग्रीमेंट है। लॉजिस्टिक्स अग्रीमेंट दोनों ही कंट्रीज के साथ हैं, जिससे क्या होता है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर इसके इजियर एक्सेस के अंदर काफी हेल्प मिलती है। एट द सेम टाइम मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस की जो इंफॉर्मेशन होती है उसको एक्सचेंज करने के लिए भी तीनों कंट्रीज जो है एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करती है। ध्यान रखिएगा इसके बारे में। यहां पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि एनएसओ, नेशनल स्टैट्स ऑर्गेनाइजेशन के सर्वे के बारे में है। लास्ट टाइम भी हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे थे, लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर जो 2 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, नए फैक्ट्स लेके आए हम। पहली स्टेटमेंट कहती है द सर्वे कवर्ड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ओनली रिलेटेड टू एजुकेशन अटेनमेंट। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि 7 इयर्स या इससे बड़ी एज के जो एजुकेशन अटेनमेंट के जो डेटा थे उसको रिवील किया गया है। रूरल अर्बन के बारे में, कंप्यूटर पोजेशन के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो यहां पे कहा जा रहा है कि जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स है उसको इस पर्टिकुलर सर्वे के अंदर कवर किया गया है। देयर इज अ मेजर डिजिटल डिवाइड विद इन द कंट्री अक्रॉस स्टेट्स, सिटीज, विलेजेस एंड इनकम ग्रुप्स। तो मेजर डिजिटल डिवाइड जो है वो देखने को मिला है वेरियस स्टेट्स में। तो एक स्टेट्स के पास काफी ज्यादा डिजिटल एक्सेस है, दूसरे के पास कम है। सिटीज में भी ये डिफरेंस देखने को मिला है, विलेजेस में भी ये डिफरेंस देखने को मिला है, और इनकम ग्रुप्स में भी ये देखने को मिला है। अमंग पर्संस ऑफ एज 15 to 29 ईयर्स, nearly 24% in rural areas and 56% in urban areas, जिनको कंप्यूटर जो है वो ऑपरेट करने आता है। तो 15 से 29 आयु के जो लोग हैं, 24% कहां पर? रूरल एरियाज में, 56% अर्बन एरियाज में उनको कंप्यूटर को ऑपरेट करना आता है। सोचिए। चलिए देखिए, बात करते हैं यहां पे। मैंने रूरल अर्बन डिवाइड के बारे में तो आपको पिछले लेक्चर में ही बता दिया था। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि 4% रूरल एरियाज के पास कंप्यूटर का पोजीशन है और 24% के आसपास का डेटा था अर्बन एरियाज में। तो काफी डिफरेंस था दोनों के बीच में। और यहां पे अगर बात करी जाए कंप्यूटर ऑपरेशन की, कि कितने लोगों को कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है, तो यहाँ पे जो डेटा दिया गया है रूरल एरियाज में 24% और अर्बन एरियाज में 56%, ये जो डेटा है ये भी बिल्कुल सही है।
अब बात करते हैं डिजिटल डिवाइड की। देखिए हमारी कंट्री जो है वो डिजिटल डिवाइड से ग्रसित है, ठीक है। तो यहां पे अक्रॉस द सिटीज, अक्रॉस द स्टेट्स, अक्रॉस द इनकम ग्रुप्स, अक्रॉस द विलेजेस आपको जो डिफरेंस है वो देखने को मिलेगा। इनकम ग्रुप्स अलग हैं, तो हाई इनकम ग्रुप के अंदर एक्सेस जो है वो ज्यादा है, डिजिटल डिवाइड काफी ज्यादा देखने को मिलेगा अगर आप लोअर इनकम ग्रुप की बात करते हैं तो। सिमिलरली कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे डिजिटल जो एक्सेस है, जो अवेलेबिलिटी है वो ज्यादा है, कुछ ऐसे स्टेट्स है जहां पर कम है। तो ये जो डिफरेंस है ये एनएसओ ने हमें दिखाया है। इसके साथ साथ अगर बात करी जाए तो क्या इसके अंदर सिर्फ क्वालिटेटिव डेटा की बात करी गई है, यहां पे लिखे ओनली। तो मैंने आपको बताया था कि ज्यादातर क्वेश्चन ये यूनिवर्सल लोन नहीं है, क्योंकि हमने ऐसे क्वेश्चन भी देखे हैं जहां पे ओनली, ऑल इन शब्दों का यूज होता है, फिर भी वो स्टेटमेंट ठीक या गलत दोनों में से कुछ भी हो सकती है। तो यहां पर ज्यादातर केसेस में ये देखा गया कि ऑल या ओनली शब्द जहां पे यूज किया जाता है वहां पर वो स्टेटमेंट गलत होती है, बट ऐसा इट इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के साथ साथ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट जो है उसकी भी बात करी गई है एजुकेशन अटेनमेंट के अंदर, इसी वजह से ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। तो यहां पे सेकंड थर्ड स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर हमारा हो जाएगा डी। कुछ डेटा जो है वो आप देख सकते हैं। एक्सेस टू सेकेंडरी स्कूल की बात करें तो रूरल एरिया के अंदर 38% है और ऑलमोस्ट डबल ये अर्बन एरियाज में आपको देखने को मिलता है। सिमिलरली लिटरेसी रेट की बात करें अमंग दोज एज्ड 7 एंड अबव, यहां पे जो सर्वे था ये एज 7 एंड अबव के लिए ही था। तो रूरल एरिया के अंदर जो है 73.5% है और अर्बन एरिया के अंदर 87.7% है। हैविंग एक्सेस टू कंप्यूटर्स ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, रूरल के अंदर 4% है, अर्बन के अंदर 23% है। तो ये जो डेटा है मेंस के आंसर में जब आप लिखेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इंपैक्ट आपका जो आंसर का होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इस डेटा को, मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। कुछ डेटा जो है प्रीलिम्स के अंदर भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो उसको ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। एनएसओ सर्वे के ऊपर ही 2 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और पूछा गया कि इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है GAR दैट इज ग्रोस अटेंडेंस रेशियो एट प्राइमरी लेवल वाज नियरली 100% फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो GAR जो है वो ऑलमोस्ट 100% है, मेल्स फीमेल्स दोनों के लिए, रूरल अर्बन एरियाज दोनों में। सेकेंड, for the males of age 3 to 35 years, engagement in economic activities was the most common major reason for currently not attending education। तो आपको पता है बहुत से लोग एजुकेशन जो है अपनी बीच में ही छोड़ देते हैं या फिर शुरू में ही छोड़ देते हैं। तो मेल्स के बारे में बात करिए कि जो 3 साल से 35 साल की आयु के जो मेल्स हैं उनको अगर यहां पे एजुकेशन उनके छोड़ने की बात आती है तो उसका मेजर रीजन यही होता है कि उनको किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, मतलब पैसा कमाने के लिए जोर दिया जाता है, तो अर्ली एज में उनको एजुकेशन छोड़नी पड़ती है। ये उसका मेजर रीजन बताया गया। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहां पे आपको पता है कि मेल्स, आपके बहुत सारे दोस्तों से अगर आप बात करेंगे जो ज्यादा एजुकेटेड नहीं होंगे, जो शायद जिन्होंने 10वीं करी होगी, 12वीं करी होगी या फिर ग्रेजुएशन करने के बाद कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया होगा, तो कहीं ना कहीं ये जो रीजन रहा होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो किसी भी वजह से हो सकती है कि घर वालों का प्रेशर होता है या फिर घर की सिचुएशन ऐसी होती है कि काम जल्दी से हमें करना पड़ता है। और कई बार तो हम लोगों को यूपीएससी की तैयारी भी साथ साथ करनी पड़ती है अपनी जॉब के साथ। तो हम ग्रेजुएशन करते ही किसी भी जॉब को करना शुरू कर देते हैं क्योंकि हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम पूरी एजुकेशन अपनी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और वहां पर कहीं ना कहीं एक ब्रेड विनर का जो रोल होता है हमें प्ले करना पड़ता है और साथ साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन भी करनी पड़ती है। ऐसे लोगों की सिचुएशन और भी बुरी होती है कि उनको 8वीं के बाद, 10वीं के बाद, 12वीं के बाद अपनी जो एजुकेशन है वो छोड़नी पड़ती है। तो यहाँ पे मेल्स के लिए तो सबसे बड़ा रीजन यही होता है, सर्वे ने भी यही बताया कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में उनको एंगेज होना पड़ता है। अगर हम फीमेल्स की बात करें तो उनके केस में क्या होता है, उनके केस में उनको डोमेस्टिक चोर्स जो होते हैं, डोमेस्टिक वर्क जो होते हैं, उसके अंदर इन्वॉल्व होने की वजह से जो है एजुकेशन वो नहीं कर पाते। ये उनका प्राइमरी रीजन है। तो मेल्स के लिए ये है कि उनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना पड़ता है, इसी वजह से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते। जो लड़कियां होती हैं उनको डोमेस्टिक वर्क में वो इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो इस वजह से वो पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती, ऐसा सर्वे ने बताया। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। अगर ग्रोस अटेंडेंस रेशियो की बात करें प्राइमरी लेवल पे, तो प्राइमरी लेवल पे 100% है, ये एक अच्छा डेटा है हमारा। तो बोथ मेल्स फीमेल्स रूरल अर्बन एरियाज के लिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, ये एनएसओ का डेटा है जो कि शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम्स के लिए दिया गया है। ये डेटा भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेंस के अंदर देखिए प्रीलिम्स में इसमें से कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये जो पर्टिकुलर स्लाइड है इसमें से डेटा आप साइट कर सकते हैं अगर कहीं भी स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है ट्राइबल एजुकेशन के ऊपर, दलित एजुकेशन के ऊपर या मुस्लिम एजुकेशन के ऊपर कि
जो वेरियस सब ग्रुप्स बने हुए हैं तो उसके अंदर एजुकेशन का स्टेटस क्या है, ये आप यहां से डेटा जो है ले सकते हैं। इसमें मेल फीमेल का जो कैटेगराइजेशन है उसको भी यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज प्रोजेक्ट 17A। पूछा गया प्रोजेक्ट 17A के बारे में कि ये किस एरिया से रिलेट करता है। क्या ये फ्रिगेट्स को लेकर है, चॉपर को लेकर है, 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर FGFA, या फिर किसी सबमरीन को लेकर है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो P-17A क्लास की फ्रिगेट जो है इसको बनाया जा रहा है और इसको बनाने के लिए इंडिजिनस क्वालिटी का जो स्टील होता है उसको यूज किया जा रहा है। इसके अंदर काफी सारे वेपन्स जो है उसको भी फिट किया जा रहा है और सेंसर्स जो है वो भी इसके अंदर लगाए जाएंगे और एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम जो होगा उसके साथ ये फिटेड रहेगा। दी शिप्स जो होंगी इनके अंदर स्टेल्थ फीचर भी होगा। स्टेल्थ फीचर से आपको पता है कि वेरियस रेडार्स जो होते हैं वो इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो स्टेल्थ फीचर काफी इंपॉर्टेंट रहता है वेपनरी के अंदर। बात करी जाए तो किससे रिलेट करता है, फ्रीगेट से। रिसेंटली अभी न्यूज में था, इसी वजह से इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया गया। चलिए, ए इज द करेक्ट आंसर प्रोजेक्ट 17A के बारे में ध्यान रखिएगा। अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें P-17A की, ये जो पर्टिकुलर शिप होगी डिफरेंट होगी अगर हम वेरियस अदर वॉरशिप की बात करते हैं। जो इसके अंदर एडवांस चीज जो हमें देखने को मिलेगी वो ये है कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन होगी वो इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन करी जाएगी। जो वेरियस ब्लॉक्स होते हैं वो प्री फिटेड रहेंगे, इसी वजह से पूरा कंस्ट्रक्शन करने में जो पीरियड होगा वो काफी कम आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन राफेल के बारे में है। डेफिनेटली न्यूज में देख रहे होंगे आप राफेल के बारे में, अंबाला में आए हैं ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट राफेल। राफेल के बारे में 3 स्टेटमेंट दे रखी है। पहली कहती है इट इज इंडक्टेड इन 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज। गोल्डन एरोज जो कि 17 स्क्वाड्रन है उसके अंदर इनको इंट्रोड्यूस किया गया है। द इंडियन एयरफोर्स विल बी एक्वायरिंग अ टोटल ऑफ 36 राफेल जेट्स फ्रॉम फ्रांस एंड ऑल द एयरक्राफ्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी इंडक्टेड इनटू इंडियन एयरफोर्स बाय द एंड ऑफ 2021। तो क्या हम 36 रफाल लेने वाले हैं, फ्रांस से लेने वाले हैं और 2021 तक लेने वाले हैं। 3 फैक्ट्स एक स्टेटमेंट में, सोचिएगा। स्टेट ऑफ द आर्ट 4.5 जनरेशन राफेल जेट कैन रीच ऑलमोस्ट डबल द स्पीड ऑफ साउंड विद अ टॉप स्पीड ऑफ 3.8 मैक। तो यहां पे स्टेट ऑफ द आर्ट 4.5 जनरेशन राफेल जो है ये बेसिकली जो साउंड की स्पीड होती है उससे डबल तक जा सकते हैं और इसकी टॉप स्पीड 3.8 मैक तक हो सकती है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो सेकंड बैच ऑफ एयरक्राफ्ट इज एक्सपेक्टेड टू अराइव बाय द नवंबर मंथ। तो यहां पे सितंबर चल रहा है, अभी 2 महीने के बाद नवंबर तक इसका सेकंड बैच जो है वो भी आ जाएगा, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। मल्टी रोल कैपेबिलिटीज है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर करने की, एयर डिफेंस कर सकता है, ग्राउंड सपोर्ट, इन डेप्थ स्ट्राइक कर सकता है राफेल, और यहां पे एयर सुपीरियोरिटी प्रोवाइड करनी है अगर इंडियन एयरफोर्स को तो वो भी ये यहां पर प्रोवाइड कर सकता है। 36 राफेल लेने की बात हो रही है फ्रांस से और 2021 तक इसको इंडक्ट किया जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। बार बार ये चीज कही जा रही है कि जिस स्क्वाड्रन के अंदर इसको इंक्लूड किया जाएगा उसका नाम है गोल्डन एरोज। आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। स्पीड की बात करें तो 4.5 जनरेशन राफेल जो है इसकी स्पीड डबल ऑफ द साउंड रह सकती है। हाईएस्ट जो होगी 1.8 रहेगी। 1 मार्क की जो स्पीड होती है, नाउ दिस इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ द साउंड। तो यहां पे डबल होगी तो 1 मार्क से मैक्सिमम 2 तक हो सकती है। डेटा जो बताता है वो 1.8 बताता है मोर स्पेसिफिकली, सो इट इज नॉट 3.8 क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ द साउंड हो जाएगी। ठीक है, तो तीसरी स्टेटमेंट इसी वजह से इनकरेक्ट हो जाती है। 2 मार्क तक इसकी स्पीड जा सकती है। मोर स्पेसिफिकली जो डेटा बताता है वो 1.8 मार्क बताता है। आंसर हमारा हो जाएगा बी, ध्यान रखिएगा इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज, उससे पहले एक बार स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। तो आई होप आपने अराउंड हमने 50 लेक्चर्स इसके कंप्लीट कर दिए, तो ऑलमोस्ट जो हमारा सिलेबस है कंप्लीट होने वाला है। ज्यादा से ज्यादा 7-8 लेक्चर्स और इसके अंदर अपलोड किए जाएंगे। आई होप आपने सारे लेक्चर्स देख लिए होंगे और साथ में जो क्विजेज हैं उसको प्रैक्टिस कर लिया होगा। अच्छे से इन क्विजेज को करके जाइए, अच्छे से इन वीडियो लेक्चर्स को देख के जाइए, क्योंकि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में से क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होने चाहिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, दिस इज अ प्रीलिम्स सीरीज। प्रीलिम्स के लिए ये सीरीज बनाई गई थी, स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री MCQ की सीरीज। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। एनिमेटेड सीरीज जो है वो प्रीलिम्स कम मेंस दोनों के लिए है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। ईस्ट 2.0 के बारे में बात करी गई है। पूछा गया ईस्ट 2.0 रिफॉर्म्स इंडेक्स किससे रिलेट करता है। क्या ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से रिलेट करता है, बैंक से, स्टार्टअप से, या फिर ऑयल सेक्टर से। सोचिए फिर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो रिसेंटली ईज जो है दिस इज एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस 2.0 बैंकिंग रिफॉर्म्स इंडेक्स।
ठीक है, तो ये बैंक्स के लिए ईस्ट 2.0 आया है। क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर बेसिकली जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर ये एक इंडेक्स बनाया गया है और जिसमें डेटा जो है वो मार्च 2018 से लेकर मार्च 2020 तक का लिया गया है। 2 साल का डेटा इसके अंदर लिया गया है। इसमें बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक्स जो हैं, किस किस एरिया में कौन सा बैंक ने अच्छा परफॉर्म किया है वो डेटा दिया गया है, उनका नाम दिया गया है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है उन्होंने डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज को भी लॉन्च किया था और यहां पर इसके बारे में भी बात करी गई है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं अब डोर स्टेप सर्विस प्रोवाइड करेंगे। आपको अगर अपना अकाउंट खुलवाना है, यू कॉन्टैक्ट द बैंक, वहां से इंडिविजुअल आएगा, आप उसका आईडी कार्ड जरूर चेक करिएगा और जो भी सर्विस आपको चाहिए होती है, आपको करंट अकाउंट खुलवाना है, सेविंग्स अकाउंट खुलवाना है, वो सब चीजें करी जा सकेंगी। केवाईसी भी आपका डोर स्टेप पे किया जा सकेगा। बाकी जो डिटेल्स हैं वो आपको आगे आने वाले टाइम में धीरे धीरे पता चल जाएंगी। इन फेब 2020 ईस्ट 3.0 2020-21 जो था वो स्मार्ट टेक एनेबल्ड बैंकिंग के लिए अनवील किया गया था। अभी फिलहाल हम ईस्ट 2.0 को देख रहे हैं। इसके बारे में देखते हैं कि क्या क्या डेटा यहां पे रिवील किया गया है। तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, एनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। और इसके अलावा कौन कौन से थीम या कौन कौन से पैरामीटर्स जो हैं वो इंक्लूड किए गए हैं वो मैं अभी आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछने वाला हूं। पहले आप इस स्लाइड को ध्यान से देख लीजिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थीम या पैरामीटर्स कह सकते हैं आप इज और आर मेंशन्ड इन ईस्ट 2.0। तो कौन कौन से थीम जो हैं या फिर पैरामीटर्स जो हैं वो ईस्ट 2.0 के अंदर मेंशन करे गए हैं। तो क्या रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग इसके अंदर मेंशन किया गया है। व्हाट अबाउट कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस, क्रेडिट ऑफटेक, उद्यमी मित्र। सोचिए। चलिए देखिए, पीछे मैंने आपको ये दिखाया भी था स्लाइड, अगर आपने ये ध्यान से पढ़ी होगी तो यहीं से आपको काफी सारे पैरामीटर्स जो थे वो मिल गए थे। तो यहां पे रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग की बात करी गई है, दिस इज वन ऑफ द थीम्स। कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस की बात करी गई है, क्रेडिट ऑफटेक की बात करी गई है, पीएसबीज एज उद्यम मित्र की बात भी करी गई है। दीज ऑल आर द थीम्स। आंसर हमारा हो जाएगा डी। मैं आपको टॉप स्कोरिंग बैंक्स अगर बताऊं आपको इंडेक्स के हिसाब से, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है और इसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, क्योंकि हम पीएसबी पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करें। देन ओबीसी दैट इज ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया। तो दीज आर द टॉप परफॉर्मिंग बैंक्स। अब मैं आपको इसके जो थीम्स हैं वो एक बार अच्छे से दिखा देता हूं। इंप्रूवमेंट अक्रॉस थीम्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक रिफॉर्म्स ईज एजेंडा। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग देखिए, यहाँ पे 5% का जो इंप्रूवमेंट है वो आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल जो है 2 यहाँ पे परसेंटेज पॉइंट्स आप कह सकते हैं इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से 5% का इंप्रूवमेंट हुआ है। कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस में भी 3% का इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। क्रेडिट ऑफटेक में 4% का और पीएसबीज एज उद्यम मित्र फॉर एमएसएमईज काफी अच्छा यहाँ पे जंप देखने को मिला है 15% का। देन आपको 2% का डीपनिंग एफआई एंड डिजिटाइजेशन के अंदर, गवर्नेंस एंड एचआर के अंदर भी यहाँ पे 10% का जो जंप है वो आपको देखने को मिला है। इसमें जो बात करी जा रही है, ये स्लाइड मेंस के लिए मैंने आपके ऐड करी है, क्योंकि अगर इसके ऊपर मेंस में कोई क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे स्मार्ट बैंकिंग लिख सकते हैं। स्मार्ट का क्या मतलब होगा, देखिए आप अगर मेंस के अंदर इस तरीके से चीजें लिखते हैं, इस तरीके से डायग्राम बना के आते हैं, तो एकदम से अट्रैक्टिव लगता है वो किसको, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है। वो जो भी इंडिविजुअल आपकी कॉपी चेक कर रहा होता है उसके पास दिन में 20, 30, 40 कॉपीज जो होती है वो चेक करने के लिए आती हैं और सबने एक जैसी चीजें लिखी होती हैं। तो कहीं ना कहीं जो आंसर कॉपी चेकर है वो भी बोर हो जाएगा, लेकिन कहीं पे आप उसको ऐसी यूनिक सी चीज देते हैं जिसमें अच्छे से ग्राफिक बनाया हुआ है, आपने क्लीन बैंकिंग लिखा है और फिर उसको बताया क्लीन मतलब क्लीन क्रेडिट, लेवरेज डेटा, एंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी, एक्शन अगेंस्ट डिफॉल्टर्स, एनपीए रिकवरी, स्पीडी, यहां पे स्मार्ट बैंकिंग में मल्टी चैनल रीच, एक्सेसिबल, अफोर्डेबल, रिस्पॉन्सिव, टेक्नोलॉजी एनहांस। तो यहां पे उसको भी देख के अच्छा लगता है कि कुछ यूनिक जो है वो किसी स्टूडेंट ने, वो किसी एस्पिरेंट ने अपनी आंसर कॉपी के अंदर किया है। ऐसा नहीं है कि पिछली 10 कॉपीज को जैसे वो पैराग्राफ फॉर्म में चेक करता हुआ आ रहा था वैसे ही आपने लिख दिया। आपने आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो आपकी कॉपी जो है वो एक अलग से दिखनी चाहिए आपके जो कॉपी चेक कर रहा है, कॉपी चेकर को। तो इस तरीके से जो फ्रेजेस होती हैं, जो अच्छी टर्म्स होती हैं एंड अच्छे कीवर्ड्स होते हैं, अच्छे डायग्राम्स होते हैं, उसको आप एज ए नोट फॉर्म में भी अपने पास सेव करके रख सकते हैं और जब एग्जाम आता है तो उसे आंसर शीट में अपनी लिखना मत भूलिएगा अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। 2 स्टेटमेंट दे रखी है, बेसिकली किसान रेल के बारे में क्वेश्चन है। पहली स्टेटमेंट कहती है किसान रेल इज स्टार्टेड बिटवीन अनंतपुर एंड न्यू दिल्ली। अभी रिसेंटली एक किसान रेल अनंतपुर से न्यू दिल्ली में स्टार्ट करी गई है, हो सकता है दिस इज द फर्स्ट सच किसान रेल इन द कंट्री। अगर हम कंट्री की बात करें तो ये पहली किसान रेल चलाई गई है। सोचिए। चलिए तो यहां पे मैं आपको बताऊं, अनंतपुर जो है दिस इज कॉल्ड द फ्रूट बाउल ऑफ आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के फ्रूट बाउल के तौर पे इसे जाना जाता है। और यहां पे किसान रेल की बात करी जाए, अभी कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था, पहली जो किसान रेल थी वो तो चली थी
ठीक है, तो ये पहली तो हो नहीं सकती है। वो पहली किसान रेल कहां से चली थी? वो चली थी देवलाली महाराष्ट्र से लेकर दानापुर बिहार तक, अगर आपको याद हो। ये भी हमने क्वेश्चंस में डिस्कस किया था, अगस्त के क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था। तो यहां पे दिस इज द सेकंड ट्रेन, अगर हम पूरी कंट्री की बात करते हैं। सो दिस इज नॉट द फर्स्ट ट्रेन इन कंट्री, लेकिन अगर लिखा होता दिस इज द फर्स्ट सच किसान रेल इन साउथ इंडिया, तो ये स्टेटमेंट ठीक होती, क्योंकि साउथ इंडिया की ये पहली ट्रेन है। लेकिन कंट्री की सेकंड ट्रेन है, इसी वजह से सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। अनंतपुर से न्यू दिल्ली चलेगी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, अनंतपुर से चलेगी। और अनंतपुर कहां पे? आंध्र प्रदेश के अंदर है। और न्यू दिल्ली तक चलेगी, न्यू दिल्ली में कहां तक? आदर्श नगर तक। ध्यान रखिएगा इसके बारे में। तो यहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट के बारे में बात कर रहा है। यूनिसेफ का क्वेश्चन था ये, इस पे आर्टिकल आए हुए थे। तो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट के बारे में पहली स्टेटमेंट कहती है, एज पर यूनिसेफ रिपोर्ट इंडियाज चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट हैज डिक्लाइंड सब्सटेंशियली बिटवीन 1990 टू 2019। तो पिछले अगर हम 30 सालों की बात करें तो हमारा जो IMR है, आप कह सकते हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी जो है वो काफी हद तक कम हुआ है, सब्सटेंशियली कम हुआ है, हो सकता है। द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज डेथ्स पर 10,000 लाइव बर्थ। तो 10,000 लाइव बर्थ के पीछे जितनी डेथ होती है उसको हम यहां पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या फिर IMR कहते हैं। इट इज रिड्यूस फ्रॉम 126 इन 1990 टू 84 इन 2019। तो ये 126 थी 1990 में और अब 30 साल के बाद 84 रह गई है। सोचिए। चलिए देखिए, अब यहां पे रीड बिटवीन द लाइंस आपको करना पड़ेगा, बिल्कुल ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर आप देखें जो पहली स्टेटमेंट है वो तीसरी स्टेटमेंट से मेल नहीं खाती है। पहली स्टेटमेंट कहती है कि जो डिक्लाइन है पिछले 30 सालों में वो काफी ज्यादा हुआ है, और यहां पे देखिए वो डिक्लाइन हमें 50% भी नहीं दिखता है। तो कहां से सब्सटेंशियल डिक्लाइन हो गया? तो या तो पहली स्टेटमेंट हमारी ठीक है या तीसरी स्टेटमेंट ठीक है, दोनों ठीक नहीं हो सकती। तो यहां पे दोनों ठीक नहीं हो सकती, तो C और D तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया, ठीक है, क्योंकि दोनों में से एक ही स्टेटमेंट ठीक हो सकती है। और जब C और D एलिमिनेट हो गया, मतलब तीसरी स्टेटमेंट पहली दो ऑप्शन में तो नहीं है, मतलब तीसरी स्टेटमेंट हमारी गलत है और पहली ठीक है। तो इस वजह से तीसरी को तो आप वैसे ही इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि आपके एलिमिनेशन मेथड से ये पता चल गया। और पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है, क्योंकि सब्सटेंशियल डिक्लाइन जो है वो देखने को मिला है। अब क्योंकि आपने ये रीड बिटवीन द लाइंस जो स्ट्रेटेजी है उसको अपना लिया था, तो आपको ज्यादा किसी स्टेटमेंट पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तीसरी तो बाय डिफॉल्ट इनकरेक्ट ही हो गई और जो पहली स्टेटमेंट है वो बाय डिफॉल्ट करेक्ट ही हो गई। अब आपको सिर्फ फोकस करना है सेकंड स्टेटमेंट पे। अगर आप सेकंड स्टेटमेंट को सही या गलत प्रूव कर पाते हैं, आपको समझ में आ जाता है कि इसका क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो क्या यहाँ पे IMR 10,000 लाइव बर्थ के पीछे होता है? तो यहाँ पे IMR जो है वो 1,000 लाइव बर्थ के पीछे होता है। अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होती, सिर्फ यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन होती, तो ये क्वेश्चन आपका ठीक हो जाता। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है, आंसर क्या हो जाएगा? A। तो एलिमिनेशन मेथड हमेशा यूज करिएगा, उससे क्या होता है एक दो स्टेटमेंट्स तो अपने आप ही ठीक या गलत हो जाती है, आधे ऑप्शंस तो कई बार निकल ही जाते हैं, तो फिर वो 50-50% वाली चीज रह जाती है, तब क्वेश्चन को आंसर करना आसान हो जाता है आपके लिए। अब मैं तीसरी स्टेटमेंट गलत क्यों थी वो बता देता हूँ। 126 नंबर था 1990 में, वो गिर के सिर्फ 34 रह गया है। तो सब्सटेंशियल डिक्लाइन हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो यहाँ पे 30 सालों में हमने नंबर अपना काफी इंप्रूव किया, एक तरीके से कह सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट विश्वनाथ सत्यनारायण? तो विश्वनाथ सत्यनारायण जी के बारे में 3 स्टेटमेंट्स दे रखी है। यहाँ पे क्वेश्चन बनाने का रीजन यही है क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट हमारे जो है वेंकैया नायडू जी, उन्होंने 125th बर्थ एनिवर्सरी को इनोग्रेट किया। इस सेलिब्रेशन को विश्वनाथ जी की जो बर्थ एनिवर्सरी थी उसको इनोग्रेट किया। 3 स्टेटमेंट्स दे रखी है। पहली कहती है ही वाज 20th सेंचुरी तेलुगु राइटर, वो 20वीं सेंचुरी के तेलुगु राइटर थे, हो सकते हैं। ही हैज बीन अवार्डेड पद्म विभूषण, उनको पद्म विभूषण जो है वो दिया गया है। मे बी ही रोट इन बोथ मॉडर्न एंड क्लासिकल स्टाइल, उन्होंने बहुत मॉडर्न और क्लासिकल स्टाइल में लिखा था। सोचिए। चलिए देखिए, पहली और तीसरी स्टेटमेंट कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट कर रही है, इससे ये तो पता चल रहा है कि वो राइटर होंगे, तभी पहली और तीसरी स्टेटमेंट उस तरफ इशारा कर रही है। बट क्या वो तेलुगु राइटर थे? तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ठीक है। जो सेलिब्रेशन है वो तेलुगु लिटरेरी लेजेंड के तौर पे ही किया गया था, उन्हें कवि सम्राट श्री विश्वनाथ सत्यनारायण भी कहा जाता था। तो 20वीं सेंचुरी के वो तेलुगु राइटर थे, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे बहुत ही मॉडर्न और क्लासिकल, तो दोनों ही स्टाइल्स के अंदर वो लिखा करते थे। और इसके अलावा 1970 के अंदर उन्हें पद्म भूषण दिया गया था, पद्म विभूषण नहीं। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। इसके साथ साथ उनको एक ऑनरिफिक टाइटल जो था कवि सम्राट का, जो मैंने अभी आपको बताया था, वो भी उससे भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, कवि सम्राट मतलब एम्परर ऑफ पोएट्स, ध्यान रखिएगा। डी हमारा यहाँ पे आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर क्या है? पहली और तीसरी स्टेटमेंट करेक्ट है, ए विल बी द करेक्ट आंसर। इसके अलावा 1970 में जब उनको पद्म भूषण जो है वो दिया गया, उससे सम्मानित किया गया। देन नेक्स्ट ईयर ही 1971 में उनको ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया। रामायण कल्प वृक्षम उनकी एक बुक थी जो उन्होंने तेलुगु में लिखी थी, उनके लिए ज्ञानपीठ अवार्ड भी उनको
दिया गया, उन्हें सम्मानित किया गया। आंसर हमारा ए है और यहाँ पे एक स्टैंप भी देख सकते हैं इनके नाम पर। 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। हम 2 मिनट के अंदर रिवाइज करेंगे, रिवीजन मिस नहीं करनी है। फिर क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे और फिर कौन है हमारे विनर इस बार के, उनके बारे में देखेंगे। चलिए, तो हम इंडो पैसिफिक ट्राइलेटरल डायलॉग के बारे में देखा था। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस इसके अंदर रहेंगे, एनुअल डिस्कशंस हुआ करेंगे। इसके बाद ट्राइलेटरल डायलॉग के बाद हमने देखा था एनएसओ सर्वे के बारे में। तो यहाँ पे जो डिजिटल डिवाइड था उसके बारे में डिस्कशन हुआ था। काफी डिजिटल डिवाइड होता चल रहा है। और इसके साथ साथ हमने देखा था जो 15 to 29 ईयर्स के जो पर्सन्स थे वहां पर रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में कितना डिवीजन है। देन हमने वेरियस डेटा डिस्कस करे थे, मेंस के हिसाब से आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद एनएसओ सर्वे के बारे में देखा था। जो ग्रोस अटेंडेंस रेशियो हमारी रही थी ये 100% की रही थी। और साथ में 3 से 35 साल के जो मेल हैं वो किस लिए काम पे, बेसिकली वो किस लिए पढ़ाई छोड़ देते हैं, क्योंकि काम पे उनको जाना होता है। फीमेल जो है वो डोमेस्टिक कामों के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, मुस्लिम से रिलेटेड डेटा था, तो ये भी आपको मेंस के लिए पता होना चाहिए। प्रोजेक्ट 17A किससे रिलेट करता था हमने देखा था, ये फ्रिगेट से रिलेट करता है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। उसके बाद हमने डिस्कशन किया था नेक्स्ट क्वेश्चन का, विच इज क्वेश्चन नंबर 5 राफेल के बारे में। यहाँ पे गोल्डन एरो में इंडक्ट किया जा रहा है। नवंबर तक सेकंड जो इसकी फील्ड है वो हमें मिल जाएगी। 2021 तक यहाँ पर पूरे जो 36 राफेल आने हैं वो मिल जाएंगे। और जो इसकी स्पीड थी वो भी हमने 1.8 आपको बताई थी, 4.5 जनरेशन राफेल की। देन हमने क्वेश्चन नंबर 6 जो था उसको देखा था। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने ईस्ट 2.0 के बारे में देखा था, बैंक से रिलेटेड है ये। और इसमें थीम्स हमने जो पैरामीटर्स थे उसको देखा था, रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग से लेके क्रेडिट ऑफटेक तक, कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस से लेकर उद्यम मित्रा तक। ये जो है हमारे जो पैरामीटर्स हैं वहां पे इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। मेंस के अंदर आंसर कैसे लिखना है उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये क्लीन बैंकिंग, स्मार्ट बैंकिंग नोट्स में सेव करके रखिए। इसी स्लाइड को कॉपी कर लीजिए, इसको कैप्चर कर लीजिए और इसको यूज करिएगा। फिर हमने देखा था किसान रेल के बारे में। सेकंड ट्रेन चलाई गई है इंडिया के अंदर, लेकिन साउथ इंडिया के अंदर पहली अपने आप में ट्रेन है। अनंतपुर आंध्र प्रदेश, जिसे फ्रूट बाउल कहा जाता है आंध्र प्रदेश का, वहां से चलेगी और फिर ये दिल्ली तक आएगी। ध्यान रखिएगा इसके बारे में। इसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ था क्वेश्चन नंबर 9 था अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट के बारे में। सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। 84 से जो डेटा है, 126 से जो डेटा है वो 34 तक हमने यहाँ पे देखने को हमें मिला था। साथ में ही यहाँ पे डेथ जो होती है पर 1000 कैलकुलेट करी जाती है। लास्ट में हमने पर्सनैलिटी के बारे में देखा था। हमारे जो पद्म भूषण अवार्डी हैं विश्वनाथ सत्यनारायण, तो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी ने इनॉग्रेट किया था इनकी 125वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। तेलुगु राइटर हैं, मॉडर्न और क्लासिकल दोनों ही स्टाइल्स के अंदर लिखा करते थे। कवि सम्राट का जो टाइटल है वो भी इनको दिया गया था और ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला था अपनी बुक रामायण कल्प वृक्षम के लिए। ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मार्क्स अपने जरूर लिखने हैं आपको, मार्क्स मत लिखना भूलिएगा। 0 भी स्कोर किया तो भी लिख दीजिएगा। Y+ सिक्योरिटी क्या होती है मुझे एक लाइन में बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। और साथ में ही लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछा था सोहित कुमार ने करेक्ट आंसर किया है। सोहित, आप हमें netmockprep@gmail.com पे बता दीजिएगा कि आपको जो PDF चाहिए जो आपने यहाँ पे जीती है वो हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में। और यहाँ पे आपको स्कोर आपका पता है, 6 से कम स्कोर किया है तो 1 घंटे के बाद रिवाइज कर लीजिएगा। और 6 से ज्यादा स्कोर आया है तो 24 आवर्स में एक बार इसे रिवाइज कर लीजिएगा। जो PDF है वो आपको टेलीग्राम के लिंक, जो टेलीग्राम का ग्रुप है वहां पे इसका लिंक मिल जाएगा। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं मुझसे। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, अदरवाइज नोटिफिकेशंस जो हैं वो आप तक नहीं पहुंच पाएंगे टाइमली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।